हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2019 एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का क्वेश्चन। इससे पहले मैं गेट 2020 और 21 का एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर कर उसे ज़रूर देखें। गेट 2019 में एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है कुछ, जो हमें 2020 और 2021 में देखने को नहीं मिला। सो हम केयरफुली सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि कुछ सीखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन में हमें तीन डेटा दे रखा है। पैनल ए दे रखा है, पैनल बी और पैनल सी। पैनल ए में क्या कह रहा है कि जो है 2001 और 2011 में मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट का प्रोपोर्शन दे रखा है। यानी 2001 में और 2011 में कितने परसेंट मेल और कितने परसेंट फीमेल इलिटरेट हैं, उसका प्रोपोर्शन हमें पैनल ए में दे रखा है। पैनल बी में 2001 में मेल कितना परसेंट है और फीमेल कितना परसेंट है टोटल पॉपुलेशन की। दो अलग चीज़ है। यहाँ पर मेल फीमेल को डिफ्रेंशिएट किया है कि दोनों के कितने प्रोपोर्शन है टोटल पॉपुलेशन के, और फिर यहाँ पर उनके लिटरेसी रेट का प्रोपोर्शन दे रखा है। ठीक है। और पैनल सी में 2011 में कितना परसेंट मेल है और कितना परसेंट फीमेल है, उसका डेटा हमें दे रखा है। ये सारे डेटा देने के बाद हमसे क्या पूछ रहा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स। यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी केयर करने वाली है कि जो हमें ये डेटा दे रखा है वो इलिटरेट परसेंटेज इलिटरेट दे रखा है, बट हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे लिटरेट्स के बारे में। जस्ट इसका अपोजिट। सबसे जो बेहतरीन क्लू है, सबसे पहला जो पॉइंट है, जो मिस्टेक करने का जो चांस है वो यहाँ पर है कि हमें डेटा इलिटरेट्स का दे रखा है और क्वेश्चन लिटरेट्स का पूछ रहा है। इलिटरेट्स का दे करके लिटरेट्स का पूछ रहा है। अगर किसी ने केयर नहीं किया तो किसी एक को मान करके वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा और खुशी खुशी घर आएगा और बोलेगा मैंने तो सही किया, बट बाद में उसको झटका लगेगा, बाद में उसको शॉक लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें केयर करनी है। ठीक है, ये सारा डेटा दे रखा है। अब चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे। सारे डेटा को मैंने यहाँ इकट्ठा लिख लिया है। तो इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने का जो तरीका है वो अगर हम ईयर वाइज प्रोसीड करें तो उससे हम काफ़ी ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि पहले हम 2001 का देखें और फिर 2011 का। और ये डेटा काफ़ी दे रखा है तो बार बार हमें क्वेश्चन में डेटा को देखना पड़ेगा, कन्फ्यूज़न होगा कौन कितना क्या है, इसमें मिस्टेक्स के काफ़ी चांस हैं। तो उस मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं ईयर वाइज, ताकि हमें जो डेटा दे रखा है उसको बार बार हमें क्वेश्चन से ना देखना पड़े, हम अपने चार्ट से देखेंगे और कन्फ्यूजन से बचेंगे। तो सबसे पहले हम 2001 की बात करते हैं। 2001 देखिए, 2001 में हमें पहले चीज़ क्या दे रखा है, एक मेल है और दूसरा फीमेल। ठीक है। अब देखिए 2001 की अगर बात करें तो 2001 में मेल कितना परसेंट है, 60%, और फीमेल 40%। तो इनके डेटा को यहाँ पर लिख लेते हैं अपने इजी कैलकुलेशन के लिए, 60% और 40%। ठीक है, ये मेल और फीमेल की प्रोपोर्शन होगी। अब हम देखेंगे कि 2001 में मेल कितना इलिटरेट है, क्योंकि हमें ये टेबल जो दे रखा है वो इलिटरेट का दे रखा है। तो कितना मेल इलिटरेट है 2001 में, तो जो हमारा ये मेल और 2001 कौन सा है, ये डार्क वाला पार्ट, ये डार्क वाला पार्ट। तो 2001 में 50% मेल इलिटरेट हैं। वर्ड को केयरफुली सुनिएगा, मैं इलिटरेट की बात कर रहा हूँ, ना कि लिटरेट। जो 50% हैं ये इलिटरेट हैं। ठीक है, ये इलिटरेट है 50%। और इसी तरह फीमेल जो है वो 2001 में 60% इलिटरेट है, 60% इलिटरेट। ठीक है, ये हो गया 2001 का डेटा, हमने 2001 का डेटा लिखा। इसी तरह हम 2011 का डेटा लिखेंगे। अब बात करते हैं 2011।
2011 की। यहाँ पर भी दो पहलू हैं, एक मेल और दूसरी फीमेल। देखें, अब हम 2011 की बात करें। 2011 में 50% मेल और 50% फीमेल, यानी दोनों हाफ हाफ। यहाँ पर 50% मेल, 50% मेल और 50% फीमेल। अब इनके इलिटरेसी रेट का बात करें अगर, तो 2011 में, यानी ये शैलो पार्ट, मेल की इलिटरेसी रेट जो है 40% है, मेल 40%। ये क्या है? इलिटरेट है। सिमिलरली अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल भी यहाँ पर 40%। यहाँ पर फीमेल और मेल जो है वो दोनों 40% इलिटरेट। ठीक है, ये हमारा डेटा होगा लिटरेट और इलिटरेट। आप क्वेश्चन में देखें, अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमें इलिटरेट का डेटा तो दे रखा है, बट क्वेश्चन में हमें लिटरेट्स का पूछ रहा है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स फ्रॉम 2001 टू 2011। तो यानी कि हमें परसेंटेज जो देखना है वो इलिटरेट की बजाय लिटरेट का देखना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें लिटरेट के साथ जो है सॉल्व करना है। सो अगर 40% इलिटरेट है तो लिटरेट कितने होंगे? सिंपल सी बात है, 60%। ये क्या है? लिटरेट। सिमिलरली यहाँ फीमेल भी 60% क्या होंगे? लिटरेट। इसी तरह अगर हम दूसरा देखें 2001 की, तो 2001 में जो मेल है वो 50% इलिटरेट, इसका मतलब 50% लिटरेट भी होंगे। ठीक है, और फीमेल 60% इलिटरेट है, इसका मतलब 40% लिटरेट होंगी। ठीक है, ये लिटरेट का डेटा हो गया। तो फ्लो चार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है, और अब हमारा काम है कि अब इसको हम सॉल्व करें। यानी कि 2001 में टोटल कितने लिटरेट्स हैं मेल और फीमेल मिलाकर, और 2011 में कितने लिटरेट्स हैं मेल और फीमेल में मिलाकर, फिर दोनों के चेंज का परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हम क्या सपोज करते हैं कि टोटल पॉपुलेशन x सपोज करते हैं कि सपोज टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू x। तो हम यहाँ सपोज कर रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन वो x के इक्वल है। हालांकि यहाँ पर आप कोई वैल्यू भी, स्पेसिफिक वैल्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज चेंज पूछा गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं यहाँ x मान रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये क्लियर करनी है कि जो टोटल पॉपुलेशन है मेल और फीमेल का हर ईयर में सेम होगा। ये अलग बात है कि 2001 में मेल फीमेल अलग अलग प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का, और 2011 में अलग अलग है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो हमेशा वो सेम रहेगा जो x के इक्वल है। ठीक है, अब हम 2001 की बात करें, यानी 2001 में क्या करेंगे? टोटल लिटरेट पर्सन काउंट करेंगे। यहाँ मेल और फीमेल दोनों कंबाइंड हम देखेंगे टोटल लिटरेट कितने पर्सन। ठीक है, तो हम डेटा देखें 2001 का, तो 2001 में ये टोटल पॉपुलेशन x है अगर, तो 50% मेल है और 60% मेल है और 40% फीमेल है। तो पहले हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि टोटल मेल कितने हैं। तो अगर मेल की बात करें, मेल कितने हैं, तो हमने देखा कि 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन यानी x की, और फीमेल की बात करें तो 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन यानी x की, ये फीमेल की होगी। अब हमें निकालना क्या है? लिटरेट, टोटल लिटरेट। तो 60% मेल में 50% मेल जो है लिटरेट है, 50% लिटरेट है। सारे के सारे मेल लिटरेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 50% लिटरेट है। तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम निकालेंगे मेल, मेल के साथ साथ मेल प्लस लिटरेट, यानी ऐसे मेल जो लिटरेट हैं। वो कैसे होगा? ये हमारा टोटल पॉपुलेशन है मेल का, और हमने देखा कि 50% मेल जो है लिटरेट है। सो टोटल पॉपुलेशन का 50% क्या होगा? 60/100x। ये जो डेटा आया वो मेल प्लस लिटरेट का है 2001 में। इसी तरह अगर फीमेल की बात करें, फीमेल का देखिए कितना
40% फीमेल जो है लिटरेट है। सो ये टोटल पॉपुलेशन है फीमेल का, जिसमें से 40% फीमेल टोटल पॉपुलेशन की लिटरेट है। ये जो डेटा आया ये फीमेल प्लस लिटरेट का आया, ठीक है। अब हमें 2001 में टोटल कितने लिटरेट पर्सन है, पर्सन से मतलब मेल और फीमेल दोनों मिलाकर, यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर दोनों को ऐड कर दें अगर, तो टोटल पॉपुलेशन निकलेगा जो लिटरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल लिटरेट इन 2001, ठीक है। यहाँ पर इसको कैलकुलेट कीजिए, 5 6 जा 3000 अपॉन 10,000, ठीक है, एक्स। सिमिलरली प्लस ये है फीमेल का, ये कितना हो गया 1600 अपॉन यहाँ पर। ये टोटल पॉपुलेशन कहाँ का हो गया, 2011 का टोटल लिटरेट पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। अब हम इसी तरह 2011 की बात करेंगे कि 2011 का टोटल लिटरेट जो पर्सन होंगे या पॉपुलेशन होगी वो कितना होगी। चलिए उसको भी देखते हैं। 2011 में अगर टोटल पॉपुलेशन कितना है x 2011 में, सो 2011 में 50% मेल है और 50% फीमेल भी है, ठीक है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि 2011 में कितने मेल हैं। सो हमने अभी देखा कि 50% मेल है x के, ये क्या है मेल, और 50% ही फीमेल भी है x की, ये क्या है फीमेल। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें कि लिटरेट कितने हैं, तो देखिए 60% मेल और 60% फीमेल, दोनों ही 60% लिटरेट हैं। तो टोटल क्या हो गया, ये टोटल पॉपुलेशन हो गया मेल का और ये टोटल पॉपुलेशन हो गया फीमेल का। अगर हम लिटरेट की बात करें तो 60/100 इंटू ये टोटल पॉपुलेशन अपॉन 100 एक्स, ये जो है ये मेल प्लस लिटरेट है। और इसी तरह अगर फीमेल की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 100 एक्स, ये क्या है फीमेल प्लस लिटरेट, ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन। अब 2011 में टोटल लिटरेट पर्सन कितने होंगे, टोटल लिटरेट पॉपुलेशन। अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि फीमेल और मेल की लिटरेसी रेट को अगर ऐड कर दें तो टोटल लिटरेसी रेट हो जाएगा 2011 की। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे टोटल लिटरेट इन 2011, वो कितना होगा 3000 एक्स अपॉन 10,000 प्लस 3000 एक्स अपॉन 10,000, ये हमारा आ गया टोटल 2011 का लिटरेसी रेट। अब हमसे कैलकुलेट करने क्या बोला है कि कितना चेंज आया, परसेंटेज चेंज कितना आया। परसेंटेज चेंज 2011 और 2001 में लिटरेसी रेट का परसेंटेज चेंज कितना है। अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला परसेंटेज चेंज का है, ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं परसेंटेज चेंज के ऊपर। ये परसेंटेज चेंज का है, ये फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। तो अब देखते हैं कि हमारा फाइनल वैल्यू क्या है। फाइनल वैल्यू हमारा 2011 है, इनिशियल वैल्यू 2001 का डेटा है, और फिर से इनिशियल वैल्यू यानी 2001 का डेटा हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो है वो कितना है 2011 का। 2011 का हमें कितना मिला, ये इसको पुट करते हैं यहाँ पर, देखिए इसको पुट करते हैं इज इक्वल टू 3000 एक्स अपॉन 10,000। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जो 0 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है कि इसको ऐसे ही लेकर चलें, ठीक है। 10,000 एक्स, ये 2011 का डेटा हो गया। अब हम 2001 की डेटा देखते हैं।
2001 की डेटा, 2001 की डेटा यहाँ पर हमें मिलेगा। ठीक है, इसको पुट करते हैं 3000 अपॉन 10,000, 1600 अपॉन 10,000। तो इसको सब्ट्रैक्ट माइनस, तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा सारा का सारा। क्या है, 3000 एक्स अपॉन 10,000 माइनस 1600 एक्स अपॉन 10,000 होल क्या हो जाएगा, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू फिर से यही है 3000 एक्स अपॉन 10,000 प्लस 1600 अपॉन 10,000 एक्स। अब यहाँ पर देखिए आप, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और इसको हम ऐड कर देते हैं, ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पर देखिए 3000 है, यहाँ 1600, इसको आप सब्ट्रैक्ट करिए। मैंने ऐड कर दिया, ये ऊपर सब्ट्रैक्ट किया इसमें से इसको, और इसको दोनों को ऐड करके लिखा। यहाँ पर देखिए 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा, 00 से ये 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप पहले भी कैंसिल कर सकते थे बट मैंने नहीं किया, आप कर सकते हैं। ठीक है, और x से x भी कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैंने बोला था कि आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो जा रहा है, तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली जो हमें मिला वो क्या मिला, 40 × 100 अपॉन 46। इसको आप जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करिए इसको, तो आपको मिलेगा 30.43%। ये इतना चेंज आया, जो 2001 से लेकर के 2011 में 30.43% का लिटरेसी रेट में चेंज आया। तो ये पूरा जो था हमारा क्वेश्चन, सारा हमने इसमें डिस्कस किया, बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया, जो है अपना फ्लो चार्ट बनाया, उसको एक एक चीज़ को देखा। तो इसमें जो गलतियां काफ़ी हो सकती हैं, काफ़ी चांसेस है गलती होने के, क्योंकि इसमें 2-3 डेटा दे रखा है, डेटा ज़्यादा दे रखा है इसमें। ठीक है, तो डेटा ज़्यादा देने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगर ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, 30.43%। तो इसमें बहुत सारा कुछ दे रखा था, इसलिए मिस्टेक्स के ज़्यादा चांसेस थे। और सबसे बड़ा मिस्टेक जो बहुत लोगों ने किया होगा वो ये किया होगा कि यहाँ पर जो हमें डेटा दे रखा है वो इलिटरेट्स परसेंटेज दे रखा है, बट क्वेश्चन में लिटरेट्स पूछ रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की डाउट हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे के भी क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से बिलोंग करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क, काफ़ी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इट वुड टेक वन मशीन 4 hours टू कंप्लीट अ प्रोडक्शन ऑर्डर, यानी एक मशीन 4 घंटा ले रही है कोई काम करने में, कोई ऑर्डर कंप्लीट करने में। एंड अनदर मशीन, कोई दूसरी मशीन है, वो 2 hours ले रही है टू कंप्लीट दिस सेम ऑर्डर्स, यानी सेम ऑर्डर को पहली मशीन 4 hours ले रही है और दूसरी मशीन 2 hours ले रही है। इफ बोथ मशीन वर्क साइमल्टेनियसली at their respective constant rate, the time taken to complete the same order is hours। यानी कि अगर दोनों मशीनें एक साथ चलाई जाएं और जिस रेट से पहले चल रही थी उसी रेट से चलाया जाए, यानी जो प्रोडक्शन का रेट इनका सेम हो, तो दोनों मशीन एक साथ चलाने पर कितने टाइम में हमारा पूरा ऑर्डर हो सकता है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको मोस्ट ईजी तरीका बताऊंगा कि कैसे करना है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो होता है कि कोई मशीन, जो जैसे यहाँ पर आवर्स में बात कर रहा है या कभी डे में बात करना होता है, तो कोई मशीन एक डे या एक आवर्स में कितना काम करेगी। एक डे का जानने के लिए हमें टोटल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखकर इसको डिस्कस करेंगे ताकि ईजिली समझ सकें हम। तो सपोज क्या करते हैं कि देखिए हमें डेटा क्या दे रखा है, डेटा ये दे रखा है कि सपोज मशीन ए है जो वो 4 hours ले रही है, ठीक है, सेम काम करने में, और मशीन बी है जो वो सिर्फ और सिर्फ 2 hours ले रही है। अगर हमें पता चल जाए कि टोटल काम क्या है, यानी कोई मान लीजिए कोई कपड़े की फैक्ट्री है, ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, कपड़े की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो टोटल जो कपड़ा बना रही है ये 4 hours में,
या 2 आवर में वो कितने हैं। तो टाइम एंड वर्क में आप वर्क जो है अपने आप से एज्यूम कर सकते हैं, कहीं कहीं फेल हो जाता है बट वो कभी और डिस्कस करेंगे उस बात के लिए। लेकिन आप यहाँ से एज्यूम कर सकते हैं कि कोई मशीन टोटल काम अपने आप एज्यूम कर सकते हैं। यार मैं 10 मान सकता हूँ, 20 मान सकता हूँ, 100 मान सकता हूँ, 400 मान सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। लेकिन मानने का मतलब ऐसा रैंडम मत मानिए, कुछ ऐसा मानिए कि 2 और 4 से इजीली डिवाइड हो जाए ताकि हमें फ्रैक्शन में काम ना करना पड़े। चलिए मैं मान लेता हूँ कि 8 क्लॉथ बनाना है। जो मशीन है वो क्लॉथ बनाने की काम कर रही है और मशीन ए जो है 4 घंटे में 8 कपड़े बना रही है और मशीन बी जो है 2 घंटे में 8 कपड़े बना रही है। तो सबसे पहले हमें फाइंड ये करना है कि ये अगर 4 घंटे में 8 बना रही है या 2 घंटे में 8 बना रही है तो 1 घंटे में कितना बनाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। अगर एक की बात करें तो अगर 8 4 घंटे में बना रही है तो 1 घंटे में यानी 4 से डिवाइड करेंगे, ये 2 कपड़े 2 क्लॉथ जो है पर आवर बना रही है मशीन ए। और अगर मशीन बी की बात करें तो वो 1 घंटे में कितना करेगी, 2 घंटे में 8 बना रही थी तो 1 घंटे में कितना बनाएगी 4 क्लॉथ, कितना पर आवर। यानी मशीन भी ज़्यादा एफिशिएंट है, मशीन ए के कम टाइम में ज़्यादा क्लॉथ बना रही। सो ये हमें यहाँ से पता चला कि 1 घंटे में कितना काम करते हैं। टोटल हमें कितना बनाना है 8 कपड़े और 1 घंटे में इनका ये है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों मशीन एक साथ में चला रहे हैं यानी ए और बी एक साथ में काम कर रहे हैं। तो हमें ये फाइंड पहले करना है कि ये दोनों मशीनें 1 घंटे में मिलकर कितनी बनाएंगी। पहला काम हमने किया कि टोटल काम क्या है, फिर टोटल काम के बाद 1 घंटे का काम कितना है दोनों का। अब हम ये देखेंगे कि 1 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। ठीक है, सो देखिए ए और बी, ए 1 घंटे में 2 कपड़े बना रही है और बी 1 घंटे में 4, यानी 1 घंटे में दोनों मिलकर 6 क्लॉथ पर आर बना रही हैं। यानी कि 1 घंटे में दोनों 6 कपड़े बना रही हैं तो 8 कपड़े कितने घंटे में बनाएंगे। यानी अगर हम 8 को 6 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 8 क्या है क्लॉथ और 6 क्या है क्लॉथ पर आर। यूनिट देखिए आप, क्लॉथ से क्लॉथ कैंसल यानी आवर, दोनों को डिवाइड कर दें तो घंटे मिल लेने में। तो यानी कि अगर दोनों मिलकर 1 घंटे में 6 कपड़े बना रही थी सो 8 कपड़े बनाने में कितना टाइम लगेगा। 8 को 6 से अगर डिवाइड कर दें यानी 4/3, इतने घंटे इसको लगेंगे क्या करने में, 8 कपड़े बनाने में। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं बहुत इसी तरीके से समझाने की कोशिश किया हूं कि 1 घंटे में दोनों मिलकर 6 कपड़े बना रहे हैं तो 8 कपड़े बनाने के लिए हम 6 से उसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने टाइम लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 4/3 आवर हो गया और यही हमारा आंसर है। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों मिलकर काम जो है कितना करेंगे, सेम काम कितने देर में करेंगी। तो ये हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ क्लॉथ माना था ये कुछ और भी मान सकते हैं हम, 10, 12, 13, 14, 15, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी मान सकते हैं। उससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ऐसा डेटा लीजिए, आप ऐसा डेटा एज्यूम करिए कि हमें यहाँ डिवाइड करने की बार बार ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसा डेटा हम लें कि फ्रैक्शन में ना आए डिवाइड करने के बाद, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना होता है और कैलकुलेशन से भी बचना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये इजी क्वेश्चन था बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से बिलोंग करता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बिलोंग करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 डिफरेंट बुक्स PQSRT आर टू बी अरेंज्ड ऑन आ शेल्फ। इसी शेल्फ में हम 5 डिफरेंट बुक को अरेंज कर रहे हैं। द बुक्स R and S are to be arranged first and second respectively। यानी R और S फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन में अरेंज करेंगे फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द शेल्फ। एक एक लाइन को काफ़ी क्लियरली आपको देखना है, काफ़ी केयरफुली देखना है एक एक लाइन को। कह रहा है कि
आर और एस फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे जो है अरेंज किए जाएंगे राइट साइड से, ना कि लेफ्ट साइड, राइट साइड से अरेंज किए जाएंगे। ठीक है, फिर आगे पूछ रहा है द नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स इन विच पी क्यू टी में बी अरेंज्ड। यानी आर और एस को हम पहले अरेंज कर चुके हैं, फिक्स पोजीशन है उनका, उनको हम चेंज नहीं करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे अरेंज कर दिया हमने। अब पी क्यू टी का क्या पोजीशन होगा देखते हैं। देखिए ये हमारी बुक्स है, ये बुक्स है। सबसे पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि राइट साइड से, राइट साइड से क्या कर रहे हैं आर और एस को, एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन में, राइट साइड से ये आर है और एस है, इनको फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अरेंज कर रहे हैं। सो हमने आर को यहाँ पर अरेंज किया और एस को यहाँ पर अरेंज किया, आर और एस को, और इसको क्या कर रहे हैं हम फिक्स कर दे रहे हैं, इसको अब मूव नहीं करना है, इनकी पोजीशन फिक्स है, इनको हमने जैम कर दिया एकदम, ठीक है, इनको नहीं घूमना इधर उधर। अब हम बात आती है, अब बचे क्या, बचा क्या, पी बचा, क्यू और टी, इन तीनों को अरेंज करना है। अब ये पूछ रहा है कि कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं इन तीनों को। तो एक सिंपल सा हम जानते हैं, सिंपल सा मेथड है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है परमुटेशन, इससे भी बेहतर क्वेश्चन बन सकता था और बनते भी हैं, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। इसको हम, अब हमारे पास कितने हैं, पी, हमारे पास क्या है, पी क्यू और टी, तीन है। तीन चीज़ों को हम इस पोजीशन पे कितने तरीके से कर सकते हैं, यानी तीनों में से कोई एक कर सकते हैं। सो तीन तरीके से, ठीक है। अब इसमें से किसी एक को हमने यहाँ पे रख दिया है, अब हमारे पास बचे कोई दो, इन तीन में से कोई दो बचा। सो इस पोजीशन को दो तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक को अरेंज करेंगे तो दो तरीके से, इसको हमने टू लिख दिया, यानी यहाँ पर भी हमने ऑक्युपाई कर दिया, यहाँ पर भी ऑक्युपाई कर दिया। अब एक ही बुक बचा है और एक बुक को इस पोजीशन पे एक ही तरीका है हमें रखने का, वन, ठीक है। और सारे काम को हमें कंपलसरी है करना। हम जानते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, करना ही करना होता है काम, तो उसके लिए हमें एंड यानी इनटू का यूज करना होता है, ठीक है। यानी 3 × 2 × 1, इतने तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो किस क्या है, 3 × 2 × 1, यानी टोटल 6 वे में, 6 वेज में इसको हम अरेंज कर सकते हैं। ये एक सिंपल मेथड हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, NPR। यहाँ पर N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ डिफरेंट बुक, और R क्या है, नंबर ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पर S और R को फिक्स करने के बाद हमारे पास 3 ही पोजीशन बचते हैं और 3 ही बुक बचते हैं। तो N की वैल्यू भी 3 हो जाएगी और R की वैल्यू भी 3। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको NCR × R फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3C3 × 3 फैक्टोरियल। इसको आप जानते होंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी 1 के, तो ये 1 हो गया, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। फाइनली हमें यहाँ भी 6 मिला, यानी अगर हम फॉर्मूले का यूज़ करें तो भी वही आंसर मिल रहा, दोनों आंसर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए जो है 2019 के। अभी 3 क्वेश्चन रह गए हैं, उसको मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा। और इस जो वीडियो का मेन पार्ट है वो पहला क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आया या मैं सही तरीके से नहीं समझा पाया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपने तरीके को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वेट करिए और इन सारे क्वेश्चन को केयरफुली देखिए, इनको नोट करिए। थैंक यू वेरी मच।